सर क्या हाल है? जिंदाबाद सर। मैं किसके पास जाऊं अभी? अगर मुझे बोल रहा हूँ कि यार ये इतना मैंने मसला देखा। जाफराबाद का बड़ा जो है तो मीर जफरुल्लाह खान जमाली है। तो गवर्नमेंट में मुझे किसके पास जाना चाहिए? People who are in power, province में the governor and the chief minister. और फिर हम बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर रिसानी साहब से मिलने के लिए क्वेटा रवाना हो गए। सिब्बी से जब हम क्वेटा के लिए रवाना हुए तो रास्ते में चाकरे आजम का किला था। मीर चाकर ने देखा कि ये शाना बंदा था। अभी वासु जब इतनी खुशी से मुझे अपनी तारीख के बारे में बता रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि बलोच अपनी तारीख पर कितना फख्र करते हैं, कितना ओन करते हैं। मीर चाकर आजाद दिलाहानी मरु दुर्दानी। वासु और मैं क्वेटा पहुंचकर गेस्ट हाउस गए और मैंने सोचा कि जब तक रिसानी साहब से मुलाकात का वक्त मिलता है मैं बलूचिस्तान के सबसे अहम सुतून से मिलकर ये जान सकूं कि वो क्या सोचते हैं कि तब्दीली कैसे आएगी। पाकिस्तान के जो लोग हैं स्टेट ने जबरी कब्जा किया बलोच रियासत पर। अब जब आप हर घर में एक लाश फेंकते हो तो कौन आ जाएगा? अब अभी आप जिस रियासत की सर बात करो ये भी सर हमारे लिए बाहर की कुव्वत है। सर हमारे यहाँ इट्स नॉट ओनली द स्टेट हु इज इग्नोरिंग दिस इशू बट द मीडिया एज वेल। चीफ मिनिस्टर रिसानी साहब से मुलाकात का वक्त तो मिल गया था। अब देखते हैं कि हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं। आप क्या समझते हैं सर, कौन किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? हम सब, all of us. आप समझते हैं मिसिंग पर्सन का जो इतना बड़ा इशू चल रहा है? I say missing persons should be recovered. रेसानी साहब के इंटरव्यू के बाद मुझे एक चीज का अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि जवाब तो जवाब होता है, असली हो या जाली। जो झंडा देख रहा है वो झंडा देख रहा है। चलेगा। हन्ना झील क्वेटा की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर यह नजारा हमारे लिए बिल्कुल कागजों के फूलों की तरह था जो देखने में तो खूबसूरत लगते हैं लेकिन उनमें से खुशबू नहीं आती। चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात बस एक रस्मी और रिवायती सी ही थी, कोई हल नहीं निकला। हन्ना झील आने से पहले मेरी और 2 लोगों से मुलाकात हुई जिनमें से एक IGFC थे। मुझे लगा कि अवामी नुमाइंदे तो बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकते, शायद IGFC के पास इन मसलों का कोई हल हो। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला सर। ये जो यूथ है हमारी अक्सर कहती है कि हम अपनी बात करना चाह रहे हैं, हम डायलॉग करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो कहते हैं हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। पहला प्लेटफॉर्म तो होता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, दूसरा प्लेटफॉर्म होता है सिविल सोसाइटी के जो लीडर्स होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तमाम अदारे, ये तमाम प्लेटफॉर्म नॉन फंक्शनल हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो आप क्या समझते हैं, क्या इसका सोल्यूशन क्या? हमारे यूथ के लिए जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म है एक ही है जो इनको वर्गलाता है और जो मिलिटेंसी की तरफ लेकर जाता है, दैट इज वेरी एक्टिव। तो ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं कहूँगा कि जो पॉलिटिकल फिगर्स इलेक्टेड लोग होते हैं उन अदारों उन इलाकों से, मैं कि इनको रिस्पॉन्सिबल बनाए कि अपने अपने इलाकों में जाएं लोगों के मसाइल सुनें। तो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक इन्वेस्टमेंट बाहर से लोग भी नहीं आएंगे, इसका कितना पार्ट है, ये कितना इसमें सच है सर? इट्स अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बेहतरी नहीं आएगी। मैं कहता हूँ बेहतरी लेकर आए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगी। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, इसके लिए तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहिए। क्योंकि उसके पास ये सारी चीजें नहीं है, जब उसको कोई आके कहते मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूँ ये बंदूक ले लो, तो वो तैयार हो जाता है। आए
और रोल प्ले करें, लोगों की बेहतरी के काम करें, लोगों को जॉब्स दें। आई टेल यू दिस फिनोमेना विल ड्रॉप टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। और ये स्टेट कर सकती है सर? स्टेट कर सकती है, हम सपोर्टिव रोल में हैं, हम हर सपोर्ट अपनी वसाइल से बढ़ के आर्मी और एफसी इस वक्त अदा कर रही है और अदा करती रहेगी। बट आई वुड पुट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि सूबाई हुकूमत के बाद जितनी फंडिंग आ रही है उसको इंश्योर करें कि वो इम्प्लीमेंट हो। बहुत प्रिफरेजेस होती हैं अनफॉर्चुनेटली। आज तक बलूचिस्तान का जो आम आदमी है वो इग्नोर होता रहा, एक्सप्लॉयट होता रहा, एक्सप्लॉयट बाय एवरीवन। लेट मी से दिस आउटराइटली कि तमाम अदारों ने बलूचिस्तान को कंसिस्टेंटली फेल किया फॉर लास्ट 60 ईयर्स। अभी आई फील पिछले चंद सालों से तवज्जो आ रही है। एनएफसी अवार्ड आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान, इतने बड़े स्टेप लिए गए हैं कि पिछले 50 साल में शायद नहीं लिए गए। आप क्या समझते हैं सर ये कि मैं जितना भी लोगों से मिला हूं और देखा है, मुझे ये फील हुआ है कि एक तो बाहर से जो स्किल है या जो पढ़ा सकता है वो डर रहा आता है, बिकॉज उसको लगता है उसको मार दिया जाएगा। और उसको इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि बलोच मार रहे हैं, तो इसलिए ये कैसे ठीक होगा और ये कौन कर रहा है? या अगर कोई परसेप्शन भी है तो वो क्लियर कैसे होगा? बिकॉज इससे और रिजेंटमेंट बढ़ती है। देखो, आम सब फिगर आता है, कोई 30,000 कहते हैं, कोई 50,000 कहते हैं, कोई 1 लाख भी फिगर देता है कि लोगों ने माइग्रेट किया इस सूबे से बिकॉज ऑफ फियर। अब देखो, बार्बर जो यहाँ बाल काट रहा है उसका क्या कसूर है कि उसको उठा के मार देते हैं? जो टीचर है जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसका क्या कसूर है? बिकॉज इसका ये कॉन्स्पिरेसी है, इसको समझने की जरूरत है। वो कहते हैं जो जो ये सर्विसेज खत्म होंगी, ये आदमी के ऊपर, आम जो बलोच आदमी है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, डेप्रिवेशन उसकी और बढ़ेगी और हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। बुनियादी तौर पे जैसे वासु ने कहा, आम आदमी को इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए। उसकी जब डेप्रिवेशन खत्म होगी, डेप्रिवेशन है इस सूबे के अंदर, लेकिन उसको जो एक्सप्लॉइट करता है वो अपने मकासद के लिए एक्सप्लॉइट करता है। उसका इसकी गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहता है कि यार मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, प्रोजेक्ट करूंगा, मुल्क में भी दुनिया में भी सियासी फायदा उठाऊंगा, माली फायदा उठाऊंगा, लेकिन इसकी गुर्बत उधर की उधर ही। लेकिन आप तो ये फॉरेन जो इंसर्जेंसी जिसको हम बहुत सुनते रहते हैं, इसका कितना पार्ट है? ये कितना इसमें सच है सर? देखो, ये फॉरेन ऑफिस का काम है टू नेम कंट्रीज, बट आई नो देयर आर मोर देन वन कंट्रीज इन्वॉल्व, मोर देन वन कंट्रीज इन्वॉल्व। और इसके सबूत भी हैं हमारे पास? उसके सबूत भी हैं। डायरेक्शन, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, फाइनेंसिंग, इन ऑल 4 एरियाज बाहर से मदद आ रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, उसको रोक नहीं सकते सर? वेपन सप्लाई हो रही है। तो इसका तो सोल्यूशन ये है सीलिंग दी बॉर्डर्स। जहां यूरोप बॉर्डर्स अपनी खोल रही है, अनफॉर्चुनेटली हमारे रीजन में इंडिया ने किया, बॉर्डर को उन्होंने वायर किया और उस पर उन्होंने लाइटें लगाई हैं। इफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल, आई वुड से दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो सर ये जो कि वो कहते हैं ये मिसिंग पर्सन का जो इशू है, इसकी वजह से फिर ये पुश करते हैं या कन्विंस करते हैं कि आप भी मारें, आप भी करें, बिकॉज हमारे मिसिंग पर्सन हो रहे हैं, तो इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? इट्स अ वेरी सैड इशू जी, आई फुली एग्री विद दैट। बट इस वक्त जो लेटेस्ट कोर्ट के फिगर हैं, 46 लोग रह गए, बाकी सारा इशू रिजॉल्व हो गया। आप मुझे बता दें कि मिसिंग पर्सन का हल ये है कि आप 4 लोग मार दें इनोसेंट लोगों को? मैं कहता हूं, मैंने पिछले महीने 11 फैमिलीज हमने चमन बॉर्डर पे चेक की। कहते जी हम अपने मियाँ हमारे कैंप्स में हैं, फरारी कैंप्स में अफगानिस्तान के अंदर, उनसे मिलकर हम वापस आ रहे। मतलब जो अफगानिस्तान के अंदर फरारी कैंप्स में बैठे हैं उसका रिकॉर्ड तो ना मेरे पास है ना आपके पास है। हु नोस कि जो मिसिंग पर्सन है वो किधर है? हम 46 मिसिंग पर्सन की बात, ये एक बहुत नेशनल बल्कि इंटरनेशनल एफर्ट हो रही है, लेकिन 2000 गरीब लोगों की, इनोसेंट लोगों की मारने के लिए मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। बस जला दी उन्होंने इधर सीबी के पास। एक आदमी ने कहा यार ये तो बच्चे हैं, औरतें, उन्होंने कहा यार फॉरगेट अबाउट, हमें ऑर्डर मिला है, पेट्रोल छिड़कर उसको आग लगा। मैंने नहीं सुना कि उस पर कोई कमीशन बैठा हो या उस पर कोई उन्होंने बहुत ह्यूमन राइट्स वालों ने उसको आवाज उठाई हो। ये बहुत इट्स अ पेनफुल स्टोरी। इट हैज अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। फोर्स से ना किया जाए, फोर्स से ना किया, फोर्स इज नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल। फोर्स इज नॉट अ सोल्यूशन। डायलॉग किया जाए, एब्सोल्यूट डायलॉग इज द सोल्यूशन। डायलॉग किया जाए और उनको लोगों को बैठाया जाए, चाहे फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बुनियादी तौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट शुड लेंड फुल सपोर्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आईजीएफसी से मिलने के बाद हमें सिक्के का दूसरा रुख तो नजर आ गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर इस मसले का हल सियासी था। इस मसले को अच्छी तरह समझने के लिए जिन दूसरी शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई वो हामिद मीर थे। मुझे बताएं कि क्या बलूचिस्तान के लोग, जो हिस्ट्री हमारी, क्या वो हमारे साथ कभी मिलना चाहते भी थे या नहीं मिलना चाहते थे?
देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएं ना, तो जो पाकिस्तान मूवमेंट थी उसमें खान अफ कल्लाद जो है उसने कायद आज़म का काफ़ी साथ दिया था। उनकी आपस में दोस्ती भी थी, सब कुछ था। लेकिन खान अफ कल्लाद जो हैं उन्होंने कायद आज़म की कंसेंट से कल्लाद स्टेट की आज़ादी का ऐलान किया और फिर उन्होंने कायद आज़म ने उनको स्पेस दिया, टाइम दिया कि अब आप अपनी जो कल्लाद स्टेट की जो असम्बली है उसमें डिबेट के जरिए आप पाकिस्तान के हक में फैसला करें। तो कल्लाद स्टेट जो है उसकी जो असम्बली थी, इलेक्टेड असम्बली, उसमें डिबेट चल रही थी अभी, लेकिन अभी कोई फैसला हुआ नहीं है और कायद आज़म बीमार हो गए, वो ज़ियारत में चले गए और आपने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया 48 में। हाँ सर, मैं वासु के गांव में तब्दीली के लिए निकला था। आम लोगों से बात की, पॉलिटिशियन से बात की, सरदार से बात की, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल से बात की। जब हम IGFC के पास गया, मैंने उनसे जाके बात की, उन्होंने मुझे एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर बताई है। तो मैं तो कंफ्यूजन का शिकार हो गया। आप मुझे एक सवाल का जवाब अगर दे सकें कि ये जो सरदार हैं यहाँ पर, जो पॉलिटिशियन भी है, इनकी कोई से है भी या नहीं है? ये सिर्फ इनको प्लेस किया हुआ है, ये मोहरे हैं सिर्फ? ये जो सरदार का मसला है, ये सरदार का मसला हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है इसने 1948 से 1948 से क्रिएट किया हुआ है और हमेशा ये कहते हैं जी कि ये बलूचिस्तान का मसला जो है ये गैर मुल्की मुदाखलत है, यहाँ पे फॉरेन हैंड है। मेरा सवाल ये है कि आप 48 में ऑपरेशन करते हैं, आप 58 में ऑपरेशन करते हैं, 62 में करते हैं, आप फिर 74 में करते हैं, फिर 2006 में करते हैं। क्या हमेशा फॉरेन हैंड था इसमें? फॉरेन हैंड नहीं था, ये आपकी अना का मसला है। आप कहते हैं माइट इज राइट। बलूचिस्तान हमेशा से हमारी जो फौज है उसके कब्जे में रहा है और जब भी ऑपरेशन होता है तो कहा जाता है जी सरदार मसला क्रिएट कर रहा है। पीपल लाइक डॉक्टर अला नजर बलोच, जो कोई सरदार नहीं है, जिसका किसी बुकटी या किसी मरी ट्राइब से ताल्लुक नहीं है, एक आम सा बलोच MBBS डॉक्टर है और हमारी एजेंसीज के जुल्म सितम की वजह से बागी बन गया है और सबसे बड़ी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहा है वहां। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अब ये मसला सरदारों के हाथ से निकल चुका है। अब जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 46% मिसिंग पर्सन रह गए, ये सही बात है? नहीं, जो सबसे ज्यादा मिसिंग पर्सन हैं पाकिस्तान में वो बलूचिस्तान से हैं और जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन हैं वो कुछ 5 to 6% जो है वो अभी तक सामने आए हैं, बाकी सब अभी तक गायब हैं और ये एक बड़ा जेन्युइन मसला है। आप पेट्रियोटिज्म के नाम पे आप बंदे उठाते हैं, उनको मार के फेंक देते हैं और उस आपका जो वायलेंस है उससे मजीद वायलेंस जन्म दे रहा है, उससे फिर टेररिस्ट पैदा होगा। तो ये आपने बलूचिस्तान में एक फैक्ट्री लगाई हुई है। और अगर सारे मिसिंग पर्सन एजेंसीज ने ना उठाए और बाकी लोग भी अगर इस चीज को फायर देने के लिए कर रहे हो तो फिर कैसे रिजॉल्व होगा ये? अच्छा, जो फायर के जो लोग आए थे जब और वो यहाँ से लोग उठा के वापस ले गए, तो वो F-16 में तो नहीं लेके गए, बॉर्डर से ले गए ना, जमीन के रास्ते से। वो भी हमारी एजेंसी सोई हुई थी उस वक्त। ये बचगाना किस्म की बातें हैं। तो हल कैसे निकलेगा? हल इसका ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को तो कोर्ट में बुला लेते हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क की ये बेलगाम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनको अभी तक वो लगाम देने में कामयाब नहीं है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहते हैं ये पैट्रियोटिज्म यही है। मैं कहता हूँ ये पैट्रियोटिज्म नहीं है। मसले का हल ये है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स मेरे हैं वही बलोचों के भी होने चाहिए। तो ये प्रोसेस कौन शुरू करेगा? ये प्रोसेस एक ऐसी हुकूमत शुरू करे जिसके पास पॉलिटिकल विल हो। इस हुकूमत के पास तो पॉलिटिकल विल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उनको इख्तियार दिया है वो अपना वो इख्तियार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रखते। क्यों नहीं जरूरत रखते? उनका दामन दागदार है, उनमें कमजोरियां हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनकी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करती है। ये NFC अवार्ड भी तो उनको दे दिया गया, वो भी तो मिल गया हुआ है। NFC अवार्ड आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान। ये मजाक है शहजाद साहब, ये मजाक है। वहां पे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। अगर कोई वहां पे चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है तो वो एक पपेट है इस्लामाबाद का। तो ये भी तो वोट लेकर नहीं, ये रिगिंग के इलेक्शन से आए हैं। जो 2008 का इलेक्शन था उसमें जो बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट फोर्सेस थी उन्होंने बायकॉट कर दिया था, वो इस इलेक्शन में नहीं आए कोई भी। ये जो इस वक्त लोग हैं ये सारे वो हैं जिस किसी को MI ने जिता दिया, किसी को ISI ने जिता दिया। जेन्युइन ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जब तक आपके असेंबली में नहीं बैठेंगे, उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं होगी, मसला हल नहीं कर सकते। एक जेन्युइन इलेक्शन करवा दें बलूचिस्तान में
जेन्युइन इलेक्शन में जेन्युइन जो लोगों के नुमाइंदे हैं वो आएँ और वो एक डायलॉग शुरू करें। इस वक्त जो लोग अभी बलूचिस्तान में थोड़े से रह गए हैं, जो चाहते हैं कि हम मेन स्ट्रीम में रहें, कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे अख्तर मैंगल है, उसकी पार्टी जो है वो अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। हासिल बुजिंजो जो है उसकी पार्टी अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। तो ये लोग जो हैं, ये एक जेन्युइन इलेक्शन के साथ जब एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव असेंबली आएगी, उसके पास पॉलिटिकल विल होगी, वो प्रोसेस शुरू करे और इस्लामाबाद जो है वो फैसिलिटेटर का किरदार अदा करे। हमारे पास आज़ादी है सिर्फ पॉलिटिशियन को गाली देने की। जहां पे मसला आएगा एस्टैब्लिशमेंट का, वहां पे आप पेट्रियोटिज्म के नाम पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जो भी आदमी इन इश्यूज पे बात करता है फौरन उस पर लेबल लगा देते हैं गद्दार। मुझे भी कहते हैं ये गद्दार है, मैं कहता हूँ कहते रहो, लेकिन मैं तो बोलता रहूंगा इस पे, इसलिए कि मेरे जो बुजुर्ग जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए कुर्बानी दी थी, इसलिए तो नहीं दी थी कि पाकिस्तान में कोई मसला हो तो मैं पेट्रियोटिज्म के नाम पे खामोश हो जाऊं। मैं तो बोलता रहूंगा, मार दे बेशक मुझे आके। मसले का हल ये है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मेरे हैं वही बलोचों के भी होने चाहिए। तो ये प्रोसेस कौन शुरू करेगा? ये प्रोसेस एक ऐसी हुकूमत शुरू करे जिसके पास पॉलिटिकल विल हो। इस हुकूमत के पास तो पॉलिटिकल विल नहीं है। ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है जिसको फौज कहते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा पेट्रियाटिक है, अपनी जानें देती हैं, लड़ते हैं, इनके इंटेंशंस अच्छे होते हैं, ये अच्छा काम करने चाह रहे होते हैं, बट इनकी टेक्निक गलत होती है। देखिए, वो पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर जो बॉर्डर पे एनिमी के साथ लड़ता है, अपनी जान कुर्बान करता है, वो मेरा हीरो है, मैं उसको सलाम पेश करता हूं। लेकिन फौज इसलिए नहीं है कि आप बलूचिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। ये फौज का काम नहीं है। फौज का काम है बॉर्डर पे जो हो रहा है, एनिमी जो बॉर्डर पे आता है, जो एबटाबाद ऑपरेशन करके चला जाता है, उसको रोको। तो उसको तो हम रोकते नहीं है। देखें ना, आप 48 से ऑपरेशन कर रहे हैं, मसला हल क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि आपकी अप्रोच गलत है। तो अब ये वक्त आ गया कि आप एक्सेप्ट कर लें कि आप गलत थे, और अब आप जो अपने इख्तियारात जिन पे आपने कब्जा किया हुआ है वो आप दे दें पॉलिटिकल फोर्सेस को। यानी मैं जितने भी लोगों से मिल कर आया हूँ, ये इसका बेसिकली कोई हल नहीं निकलना था। इसका हल जो है वो बंदूक नहीं है, इसका हल ये है माफी। उनसे माफी मांगे, फिर आपसे वो मुज़ाकरात करेंगे, फिर वो आपसे डायलॉग करेंगे। ये मसले का हल डायलॉग है, और डायलॉग जो है वो करना है जेन्युइन स्टेक होल्डर्स ने। यानी एक ही तरीका है डायलॉग, बस डायलॉग, और वो भी आजिज़ी के साथ। ये नहीं कि आपके हाथ में बंदूक है और आप कह रहे हैं मेरे साथ मुज़ाकरात करो, इस तरह नहीं होगा। ये एक पॉलिटिकल मसला है, इसका एक पॉलिटिकल सलूशन हम डायलॉग के जरिए ढूंढ सकते हैं। एफसी और फौज इस मसले का हल नहीं है। हामिद मीर साहब ने जो तस्वीर पेश की, उससे मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि इस मसले का हल निकालना और उसको इम्प्लीमेंट कराना मेरे बस से बिल्कुल ही बाहर था। मैं समझता था मैं शहजाद रॉय हूं, तो मुझे लगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर भी जाकर मैं किसी को भी फ़ोन करूंगा तो मुझसे मिल लेगा, बात कर लेगा, और सबने मिला, सबने बात की। बट मैं वहां तक पहुंच नहीं सका, बिकॉज हर कोई एक दूसरे पर ही डालता रहा। मुझसे मिल तो लेते थे, चाय भी पिला देते थे, लेकिन मैं तब्दीली, मुझे पहली दफ़ा ये समझ आया कि शहजाद रॉय होना, मशहूर होने से, किसी को जाके मिल लेने से तब्दीली नहीं होती। राजा देखो, ये हमारे को पहले से पता था, जितना तुम्हारा उम्र है इतना हमको तजर्बा है। लेकिन वासु, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस है कि यार मैं तेरा काम नहीं कर सका, मुझे सीरियसली माफ़ कर देना। ये मसला जो है ना, मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ा है। मुझे डर लगता है कि कहीं ये बलूचिस्तान ख़त्म ही ना हो जाए।
वासु मैं तुम्हारे घर पर ठहरा, एक रात ठहरने से मुझे, मैंने इंसान जब खुद करता है तो उसको पता चलता है कि इन हालात में रहना कितना मुश्किल काम है। और मैंने तुम्हें क्या उम्मीद दी, मुझे खुद पूरी उम्मीद थी कि मैं कोई तब्दीली ला सकता हूँ, कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि ये मसला मुझसे बहुत बड़ा है। हालांकि मैं जानता हूँ कि कितनी तकलीफ होती है इस माहौल में रहना। वो एक रात ने मुझे परेशान कर दिया था। आई एम वेरी सॉरी वासु, मुझे सीरियसली माफ़ कर देना। मुझे बड़ा दिली अफसोस है कि मैं ये कर नहीं सका यार तुम्हारे लिए। वजह देखो, मैं पहले से सोच रहा था कि मैं ओमान चला जाऊंगा, मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा, उधर अपने बच्चों का पेट तो पाल सकूंगा। वासु ये हल नहीं है वासु। ये तुम जैसे मैं देख सकता हूं कि शायद तब्दीली, अगर 2013 का जो इलेक्शन है, मुझे लगता है कि इसमें तब्दीली, अगर लोग वोट करेंगे ना और ये सिस्टम हटेगा तो मुझे लगता है कि उम्मीद एक जरूर नजर आएगी। अगर लोग निकल के वोट करेंगे, ये 2013 के इलेक्शन में हो सकता है वासु, तब्दीली हो सकती है, मुझे लगता है। वजह देखो, तब्दीली हो जाएगा ये मैं मानता हूँ, बस वासु गरीब है यही रहेगा। बस वासु का हाल यही रहेगा। तुम मायूस हो गया मुझे लगता है वासु, तुमको तुम देखना नहीं चाह रहा मुझे लगता है। मुझे देखो, मुझे अपने आप पे ज्यादा अफसोस इसलिए बिकॉज मैंने तुमको उम्मीद दी और मैं वो कर नहीं सका, क्योंकि मुझसे बड़ा था मसला। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि वो हल हो सकता है। मेरे पास हल है नहीं, पूरी कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे बड़ा है ना मसला। लेकिन कोई जरूर करेगा, और वो कोई हुकूमत होगी, लीडर होगा जो ये करेगा। और जब तक हम निकल के वोट नहीं देंगे ना वासु बाहर, ये मसला हल नहीं होगा। वजह ये दरख्तें, ये पहाड़े आप देख रहे हैं? हाँ, ये हरे भरे, ये पहाड़, ये वो नहीं है वजह, फिर हम भी नहीं देख रहा है वजह। हमारा सफर यहां खत्म होना था, लेकिन मैंने सोचा कि वासु को रोकने की एक आखिरी कोशिश करता हूं। वाजा तू नहीं यार, समय को किस लिए ले आया? हरियाली दिखाएगा वाजा तुमको। तुमने हरियाली की बात की थी ना। हाँ, अभी तुमको हरियाली दिखाएगा। सही है वाजा, तुम जिस हरियाली की हमेशा बात करता है वो हरियाली दिखाएगा। जी, मौसम सही है वाजा। अभी थोड़ा फुहार भी हो रहा है ऊपर से। जी वाजा, तूने बाहर क्यों बिठा दिया हमको? अच्छा मौसम है, सिक्योरिटी का भी इतना मसला नहीं है, तो मैंने कहा बाहर बैठते हैं वाजा। बाहर से जो देखने में मजा आता है हरियाली का, वो अंदर बैठ के नहीं आता वाजा। हाँ वाजा, ये सही है। अभी बस पहुंच जाएंगे जिधर ले जा रहा हूं तुमको। ठीक है। वाजा तू हरियाली इसलिए बोलता था कि ये बाबा का घर है? हाँ ना, तुमको कैसे पता है बाबा का? हम भी अब पाकिस्तानी है वाजा, दुनिया को पता है, हमको कैसे पता नहीं होगा? क्यों लाया हमको वाजा? अंदर आ। ठीक है, अंदर से देखा है इसको? अभी देखेंगे राजा। इधर वासु कायद आजम खाना खाता था। अच्छा, मैं आया हूँ इधर पहले। अच्छा वाजा, ये वाजा, ये क्या चीज है? ये इसको बचाते थे किसी को बुलाने के लिए। अच्छा, ये देखें, ये तस्वीरें हैं। ये अंग्रेजों के हैं या ये? नहीं, हमारे हैं। अच्छा, ये कायद आजम को कुत्तों का बहुत शौक था,
कुत्तों का। हाँ, ये वासु खोलो मत। साईं खोलेगा, हम देखेगा। मेरे बाबे का है, हम देखेगा। अच्छा ये उसका ठीक। इसको हाथ लगाने के लिए मना करते हैं वासु। साईं देखो ना, मेरा बाबे का है साईं, हम खोलेगा, देखेगा, क्यों नहीं देखेगा भाई, छेड़छाड़ नहीं करेगा। राजा ये कौन बाबे के साथ बात कर रहा है राजा, ये भी हमको बताओ, इधर आओ। ये सर काजी मोहम्मद इसा है। काजी मोहम्मद इसाक। भाई साहब के वालिद साहब है। आजकल जो चीफ जस्टिस बलुचिस्तान है सर, इनके वालिद साहब है। किसका वालिद साहब? फैज इसा साहब। अच्छा, ये पठान है? पठान तो पता नहीं सर, वैसे तो बलुचिस्तान के चीफ जस्टिस है जी। हाँ। सलाम है साईं तुमको। हाँ राजा। यहाँ पर ये वेटिंग रूम था, यहाँ पर इंतजार करते थे लोग जी। कि ये इंतजार करते थे यहाँ पर लोग। बिल्कुल, मैं गेस्ट रूम में जो आते थे यहाँ बैठते थे। जी जी जी। ये भी उसी जमाने के कुर्सियां, हर चीज। तुम जब किसी के दफ्तर में जाते हो तो इंतजार करते ना बाहर। जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल यहाँ सही, पर क्यों नहीं बिल्कुल। ये कायदे आज़म का है, बाबा का है? बाबा के जवानी का। जवानी का। सलाम है साईं तुमको, कितने तूने काम दिखाए। ये इधर मीटिंग में बैठे हैं, आजा। हाँ सही, इधर आओ। देख रहे हो तुम कायदे आज़म कितने कमजोर हो गए थे आखिर में। हाँ सही बिल्कुल। टीवी था। ओए टीवी नहीं था, बस और मर्द था बस। अभी क्या बताए। ये सारे उस टाइम के आदमी हैं, कायदे आज़म के साथ बैठे हुए। ये उसका जो सेक्रेटरी था उसका बेडरूम है, यहाँ सोता अच्छा, था। यहाँ सोता था। सही है। वैसे तुमको देख के मेरी भी आदत हो गई है चीजें खोल खोल कर देखने की। हाँ सही, देखेंगे ना जरूर। ये इधर आ भाई मेरे, इधर आ। ये साहब के साथ कौन बैठा है? खान अब्दुल्ला मीर अहमद यार खान। हाँ, ये जो है ना मीर अहमद यार खान, ये नूरी नसीर खान का बेटा है। नूरी नसीर खान का बेटा है। सही, अहमद यार खान। अच्छा हाँ ना, वो जो दान बदाना में बोलते हैं कि नूरी नसीर खान ना, तख्ते सुलेमान ना। आजा आजा, चलो। राजा ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये काठी के? हाँ, ये उस जमाने की है। ये कायदे आज़म का बेडरूम था। अच्छा सही, इधर सोता था। हाँ, इधर आ जा। ये वासु बाबा के डॉक्टर का कमरा था, ये साथ ही इनके होते थे यहाँ पर। वाजा मैं समझता हूँ इसको डॉक्टर ने मारा है। वासु यार अभी ना मारा करो, इस तरह किसी को बोलना बुरी बात होती है। वाजा देखो, वहाँ बाबा सोया हुआ था, यहाँ डॉक्टर सोया हुआ था। ये किस लिए सोया हुआ था? ये चौकीदार था? नहीं नहीं, वो तो वैसे सोने का कमरा है हमारा, ऐसे किसी को आप नहीं बोल सकते। किसी ने तो मारा नहीं। नहीं, वो तो अल्लाह को पता है, मुझे नहीं पता वासु, मैं क्या कह सकता हूँ। बट देखे बगैर इल्जाम तो नहीं लगा सकते आप किसी पर वासु। वासु तुमको पता है मैं तुमको इधर क्यों लेकर आया हूँ? इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि बाबा बहुत बीमार था आखिरी वक्त में। अच्छा। लेकिन आखिर वक्त तक इधर रहा, काम करता रहा, लेकिन मुल्क छोड़ के नहीं गया। देखो वाजा, बाबा अच्छा कोट पहनता था, अच्छा टाई पहनता था, अच्छा कपड़े पहनता था, अंग्रेजी पढ़ा हुआ था। हम लोग तो जाए नहीं वाजा। अंग्रेजी जानता था, अंग्रेजी बोलता था, जब ही अंग्रेजों से मुकाबला कर सका ना। देखो वाजा, हम तो अनपढ़ है, हम अपने मसले हल कर नहीं सकते, तो हम किसी का क्या मुकाबला करेंगे? तुम यहाँ रहेगा तो किसी कोई मसला हल करेगा, मुकाबला करेगा, चला जाएगा तो कैसे होगा? देखो वाजा, तुम शहजाद राय है, पूरे पाकिस्तान का सिंगर है, तुमने मसले हल नहीं किए तो हम बलोच क्या कर सकेंगे यार?
वासु, तुमने कहा बाबा का पाकिस्तान देखना है, मुझे बांग्लादेश ले जाओ। मैं तुमको बांग्लादेश ले गया, वहां तुम लोगों को पकड़ पकड़ के बोलता था, बोलो आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। वो नहीं बोलता था, तुमको गुस्सा आ जाता था। तुमको बोलता था उर्दू क्यों नहीं बोलते, मुल्क छोड़ के चले गए, मुल्क अलग हो गया। अब तुम खुद मुल्क छोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो वजह हमारा मुल्क छोड़ना मजबूरी है। वासु, अगर तुम जैसे लोग मुल्क छोड़ के चले जाएंगे ना, तो ये मुल्क नहीं चलेगा। देखो वजह, अमीर लोग चले जाते हैं, उनके ऊपर अंगुली भी कोई नहीं उठाता है। जो गरीब छोड़ जाता है मुल्क को, तो फिर बोलते हैं कि भाई इसको मुल्क से प्यार नहीं है। राजा देखो, बाबा भी लोगों से मायूस होकर यहाँ बैठ गया। यूं इसलिए आखिर यहाँ नहीं बैठा था कि वो मायूस था, वो बहुत बीमार था। राजा देखो, बीमार तो हम भी हैं, मायूस हम भी हैं। बाबा जो मर गया तो उसको दुनिया याद कर रहा है। वासु मरेगा तो इसको कौन याद करेगा? वासु, मैं तुझे झूठी हरियाली नहीं दिखाना चाहता। देखो राजा, मेरा जाना जरूरी है। मैं नहीं गया तो हमारे पोते भी, जैसे लड़के अनपढ़ है, वो भी ऐसे अनपढ़ रह जाएंगे। तो तू वहां जाकर पाकिस्तान के लिए क्या करेगा? जो इधर करता था वाजा, वो उधर ही करेंगे। सिर्फ हम लोग दुआएं करेंगे पाकिस्तान के लिए, अल्लाह पाकिस्तान को कामयाब करे, अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की देवे। दुआएं करूंगा, और मेरे हाथ में क्या है वाजा। वासु, मैं तुझे और क्या बोलूं? बस वाजा, कुछ नहीं बोलो, हम जाएगा। मैं वासु को तो मुल्क छोड़कर जाने से रोक लूंगा, लेकिन दूर दराज इलाकों में ऐसे कई काबिल वासु हैं जिनको मैं नहीं रोक सकता। जरूर उनके दिलों में भी वासु की तरह कायदे आजम और पाकिस्तान के लिए बहुत मोहब्बत होगी, लेकिन मायूसी मोहब्बत से जीत रही है। ये लोग इस मुल्क में जब रुकेंगे जब इन्हें अपने बच्चों का मुस्तकबिल नजर आएगा, रोजगार नजर आएगा, माशी इंसाफ नजर आएगा। जब मायूसी मोहब्बत से जीत जाती है तो कुछ लोग मुल्क से निकलते हैं, कुछ लोग घर से निकलते हैं। जो मुल्क से निकलते हैं उन्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, लेकिन जो घर से निकलते हैं उन्हें पत्थर के अलावा और कुछ नहीं मिलता। और इससे पहले कि ये पत्थर हमारे घरों तक पहुंचे, बांटना सीखें, शेयर करना सीखें, देना सीखें। इस शो का नाम वासु और शहजाद रॉय नहीं, वासु और मैं था। मैं यानी हम सब की जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर जरूर कोई ना कोई वासु आता है। अगर आ गया है तो इसका हाथ थामना, अगर आकर चला गया तो इसे ढूंढना, और अगर नहीं आया तो आंखें और कान खुले रखें। शायद बहुत सारे टैलेंटेड लोग वहां ना पहुंच पाएं जहां आज वासु पहुंच गया है, लेकिन वासु उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है कि अगर माशरा इजाजत दे तो एक आम आदमी भी ऊपर आ सकता है। ये शो तो आज खत्म हो जाएगा, मैं बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सका। मैं नहीं जानता कि इस शो के जरिए हमारी आवाज हुक्मरानों के दिलों तक पहुंची या नहीं, पर यह जरूर जानता हूं कि जो लोग आज देख रहे हैं, हमारी आवाज उनके दिलों तक जरूर पहुंची है। तो इस आवाज को वो अपने दिलों से जुबान पर लाएं, और बलूचिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान के तमाम सूबों के उन लोगों के लिए आवाज उठाएं जो जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। इन्हीं लोगों की खुशहाली से पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा। और अगर आप जालिम से नहीं लड़ सकते, मजलूम के हाथ मजबूत नहीं कर सकते, तो एक काम तो कर ही सकते हैं, और वो है वोट। लेकिन वोट करने से पहले आप अपने दिल में झांकें और सवाल करें कि जिसको आप वोट करने लगें, क्या वो सिर्फ आपके लिए बेहतरी लाएगा, या फिर वासु जैसे उन करोड़ों लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाएगा जिनसे पाकिस्तान का असल मुस्तकबिल है। वासु की आवाज को अपने दिल में जिंदा रखिएगा।